क्वेश्चन नंबर 253 253। 1813 की चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? 1813 की चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने क्या किया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। हालांकि चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय में व्यापार का एकाधिकार बरकरार रखा गया था। चाय और चीनी याद रखिएगा। भारत के साथ चाय और चीन के साथ अभी भी एकाधिकार था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार था कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी इस दोनों से। लेकिन नॉर्मल जो केस था उसमें 1813 में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी जो कंपनी है वो इंडिया में आकर ट्रेड कर सकती है। इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खुला हुआ था। यह कब तक चला? 1833 ईस्वी तक चला। यह चला 1833 तक। और इसके बाद जो अगला चार्टर आया 1833 में, उसमें कंपनी को व्यापार वाला जो पूरा मामला था वही ख़त्म हो गया। अब कंपनी व्यापार करेगी ही नहीं, अब सिर्फ रूल करेगी। समाप्त कर दिया गया कि कंपनियां व्यापार नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 254। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? तो 1919 में याद रखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। उन्होंने अपने साहित्य योगदान के लिए 1915 में ब्रिटिश नाइटहुड प्राप्त की थी। ठीक, 1915 में नाइटहुड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। और 4 साल के बाद यानी कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया। गांधी जी ने भी क्या किया? गांधी जी ने भी जो उनको टाइटल मिला था केसरी हिंद का, स्वर्ण पदक एक मिला था, उसको भी क्या कर दिया? लौटा दिया। इसी चीज़ के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 255। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज जो है प्रस्ताव पारित किया गया। इसने कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवादियों को पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र स्वशासन को पूरा करने के लिए कहा। चलिए, अगर मसौदा बोलेगा कि वो जो था 1929 में पूर्ण स्वराज का, कि मसौदा किसने तैयार किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा पूरा तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 256। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, याद रखिएगा, पहली महिला नहीं बोल रहा है। पहली महिला अगर बोलता तो कौन हो जाती? एनी बेसेंट। लेकिन बोल रहा है कि पहली भारतीय महिला। तो पहली भारतीय महिला कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो कानपुर में था उसमें की। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला, और कुल मिलाकर एनी बेसेंट सबसे पहले बनी थी, तो इनके बाद दूसरी महिला बन गई सरोजनी नायडू। बेसेंट कब बनी थी? 1917 कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक, 1917 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और 1925 में कौन बनी? 1925 में कौन बनी? सरोजनी नायडू। ठीक, तो पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू बनी। क्वेश्चन नंबर 257।
1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की जो सरकार है वह कितने प्रांतों में बनी? कांग्रेस मंत्रालय का गठन पहली बार जो है 1937 के चुनाव में 11 प्रांतों में से 6 प्रांत में किया गया। टोटली 11 प्रांत था जिसमें 6 प्रांत में जो है क्या बना, कांग्रेस का सरकार बना। टोटली 11 प्रांत में से 6 प्रांत में बना, 11 में से 6। ठीक ना, 11 में 6 प्रांत में बना 1937 में। और कौन कौन प्रांत था? तो संयुक्त प्रांत में बना, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास में भी बना, याद रखिएगा, मद्रास प्रोविंस में भी बना, मध्य प्रांत में भी बना, मध्य सेंट्रल प्रोविंस हो जाए, संयुक्त हो जाए, कंबाइंड, बॉम्बे में बना, बिहार में बना और उड़ीसा में बना, याद रखिएगा 6। संयुक्त और मध्य बीच में बन गया, नीचे बन गया साउथ में, मद्रास में, साउथ में बॉम्बे बन गया, और इधर ईस्ट में याद रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा। 6 प्रांत में बना। ठीक, कुछ समय के बाद इसने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ठीक, NWFP जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी सरकार बनाई। इसने सिंध और असम में गठबंधन मंत्रालय का भी गठन किया। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे। क्वेश्चन नंबर 258, अवध की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? ठीक, अवध जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाला था या मिला लिया गया, ब्रिटिश ने जब नया नया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और क्या क्या नीति ला के जब अवध को अपने में मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो कह रहे हैं कि उस समय नवाब कौन थे अवध के? तो उस समय जो है अवध के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। और इन पे कुशासन का आरोप कौन लगाया? तो यही लॉर्ड डलहौजी। नया नया ट्रिक इनका रहता था, कभी किसी पे कुशासन का लगा दिए, कभी किसी को बोले कि आपका दत्तक पुत्र जो है उसको राजा नहीं मान सकते हम लोग, कभी कुछ कभी कुछ। तो अवध को मिलाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। क्या आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाया 1856 ईस्वी में, और अंग्रेजी राज में मिला लिया। ठीक है, इसीलिए 1857 की जो क्रांति हुई, क्योंकि 56 में तो अवध को मिला लिया गया था, तो 57 की क्रांति में पूरा अवध के नवाब जो थे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और क्या नाम था? नवाब वाजिद अली शाह। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2019। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 259। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जो है वह प्रारंभ होने का कारण क्या था? क्यों शुरू हुआ असहयोग आंदोलन? क्या कारण था? 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरे देश में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध गुस्सा था। गांधी जी ने इसी जनभावना को ध्यान में रखते हुए असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया। ठीक, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जहाँ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, अगर बोलेगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ क्यों, तो उसका मेन जो जड़ क्या था? बंगाल विभाजन। ठीक, और रोलेट एक्ट से रिलेटेड है क्या? रोलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था ना जालियांवाला बाग, जो मीटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे फिर कांड हो गया। तो ये दोनों था। वैसे ही याद रखिए कि जालियांवाला जो है किसको ट्रिगर किया? असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्रिगर कौन करता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 260, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों का दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद, क्या नाम है?
दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता 1919-20 में क्या नाम दे रहा है? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभू शरण प्रसाद, स्वामी विद्यानंद विभू शरण प्रसाद ने संगठित किया। अब जी बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा 2019, बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा 2019, बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा 2019। क्वेश्चन नंबर 261, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता लंदन में हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट याद रखिएगा 1931, गांधी इरविन पैक्ट याद रखिएगा 1931, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ, 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक, इसमें क्या हुआ तो इस समझौते ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की अवधि के अंत को चिन्हित किया, जो गांधी और उनके अनुयायियों ने नमक सत्याग्रह 1930 में जो है शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 262, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ी गई? तो कौन कौन था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। मराठा से कौन थे? सदाशिवराव भाऊ, पेशवा थे सदाशिवराव भाऊ। 1761 में हुआ, कोई डाउट? 1761 में हुआ तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। मराठा सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप इतिहास में मराठाओं की सबसे बुरी हार हुई। इसके परिणाम स्वरूप इतिहास में मराठाओं की सबसे बुरी हार हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 263, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने, क्या नाम है बुक का? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र कौन आरंभ किए? तो इंडियन ओपिनियन जो है भारतीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। यह प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के लिए नस्लीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए गांधी और नटाल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अस्त्र था। यह 1904 और 1915 के बीच अस्तित्व में था। यह 1904 और 1915 के बीच क्या था? अस्तित्व में था। इंडियन ओपिनियन, क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन भारतीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? अभी हम लोग पढ़े, नाइटहुड जो है क्यों लौटाए? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 1919 में, उसके विरोध में नाइटहुड लौटा दिए। केसरी हिंद भी लौटा दिए महात्मा गांधी। ठीक है, इनको 1915 में याद रखिए कि नाइटहुड मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉर्ज पंचम से नाइटहुड प्राप्त हुआ था, उसको लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 265, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो यह हो गया 1833 के चार्टर एक्ट से भारतीय प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया
और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। समझे क्या हुआ था मामला? 1833 को चार्टर एक्ट ने भारतीय प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। काउंसिल में गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक और सैन्य दोनों मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार दिया गया। और ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो बोलेगा ना कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 266, सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 1724। औरंगाबाद के पास बेरार के सक्कर खेड़ा में निजामुल मुल्क और दक्कन के मुबारिज खान सूबेदार के बीच हुआ था। सक्कर खेड़ा की लड़ाई 1724 में कहाँ हुआ था? औरंगाबाद के पास बेरार। औरंगाबाद के पास बेरार के सक्कर खेड़ा में निजाम उल मुल्क और दक्कन के मुबारिज खान सूबेदार के बीच में हुआ था। महान बाधाओं के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में निजामुल मुल्क आसफ जाहवन ने मुबारिज खान को हराया। निजामुल मुल्क मतलब जीत गया। इसमें सक्कर खेड़ा की लड़ाई में कौन जीता? निजामुल मुल्क। कब हुआ था? 1924 में औरंगाबाद के पास हुआ। विजेता कौन हुआ? निजामुल मुल्क। किसको हराया? मुबारिज खान को हराया। इस महान विजय के लिए एक इनाम के रूप में सम्राट मोहम्मद शाह ने आसफ जाह को निजामुल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया और 25 जून 1725 को उन्हें दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। दक्कन का सूबेदार बना दिया गया आसफ जाह को। मोहम्मद शाह खुश हो गया आसफ जाह से कि वाह आसफ जाह, तुमने मुबारिज खान को हराया, तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी कि मोहम्मद शाह कैसा शासक हुआ करता था। तो आसफ जाह को निजामुल मुल्क की उपाधि टाइटल दिया गया और बोला गया कि आज से तुम दक्कन के सूबेदार हो। आसफ जाह जीता। कब हुआ था? 1724 में हुआ। किसको हराया? मुबारिज खान को हराया। क्वेश्चन नंबर 267, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई? 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच में हस्ताक्षरित हुई? तो सुगौली की संधि नेपाल के गोरखा प्रमुखों और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच 4 मार्च 1816 को हुआ एक समझौता था। इसने एंग्लो नेपाली गोरखा युद्ध 1814-16 को समाप्त कर दिया। सुगौली की संधि बहुत इम्पोर्टेंट है। सुगौली की संधि जो है कब हुई? 1816 में। इसको एकदम याद ही कर लीजिए। सुगौली की संधि नेपाल के गोरखा प्रमुख और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच में हुआ। नेपाल की तरफ से गोरखा और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच में हुआ। 4 मार्च 1816 को हुआ। ठीक है। इसने एंग्लो नेपाली गोरखा युद्ध 1814-1816 तक चला, 2 साल, उसको समाप्त कर दिया। एंग्लो नेपाली गोरखा युद्ध को समाप्त कर दिया सुगौली की संधि। संधि के द्वारा नेपाल ने विवादित तराई या तराई के देश के लिए सभी दावों को त्याग दिया और काली नदी के पश्चिम में और सतलज नदी तक फैली अपनी विजय का हवाला दिया। ठीक। संधि के द्वारा नेपाल ने विवादित तराई या तराई के देश के लिए सभी दावों को त्याग दिया और काली नदी के पश्चिम में और सतलज नदी तक फैली अपनी विजय का हवाला दिया। नेपाल स्वतंत्र रहा, लेकिन उसे बदले में स्वतंत्र एक ब्रिटिश मिला, एक ब्रिटिश रेजिमेंट प्राप्त हुआ। तो एकदम याद रखिए, इसे बहुत क्वेश्चन आता है। 1816 में हुआ। सुगौली की संधि कब हुआ? सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में। याद रखिए। किसके किसके बीच में हुआ?
तो नेपाल के गोरखा प्रमुख और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच में हुआ। नेपाल के गोरखा प्रमुख और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच में हुआ। इसके कब हुआ? तो 4 मार्च 1816, 1816, 1816 याद रखिएगा। एंग्लो नेपाल गोरखा युद्ध 1814 से 1816 तक चला, इसको समाप्त कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट कि काली नदी को ही इसमें सीमा माना गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। काली नदी जो है नेपाल और भारत का सीमा बनाएगी, इसी में डिसाइड हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? तो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके बारे में हम लोग कुछ पढ़े हैं अभी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में क्या पढ़े? भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल, भारत के 1833 में जब कंपनी को बोला गया कि अब आपका काम व्यापार करना नहीं है, आपका कार्य है अब भारत पे शासन करना, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। 1828 से लेकर 1835 तक उनका रहा। ठीक, उन्हें भारत में ठगी प्रथा के दमन का श्रेय दिया जाता है। ठगी, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर्नल विलियम स्लीमैन का नाम बहुत आता है। ठीक, स्लीमैन ने एक ठगी और डकैती विभाग बनाया था। ठगी और डकैती विभाग उसके प्रभारी बने थे, तो इनका भी नाम बहुत आता है ठगी प्रथा के उन्मूलन में। कर्नल स्लीमैन ने 1500 ठगों को गिरफ्तार किया और उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सज़ा सुनाई। कर्नल स्लीमैन ने 1500 ठगों को गिरफ्तार किया और उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सज़ा सुनाई। क्वेश्चन नंबर 269, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अहमदाबाद मिल जो हुआ कांड 1918 में, गांधी ने अहमदाबाद में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद के दौरान सत्याग्रह और पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग किया था। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। गांधी के दिशा निर्देश से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकाल के करों के संग्रह के विरोध में किसानों का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक, फिर जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार के दिन अहिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जिस पर जनरल डायर ने क्या कर दिया? ओपन फायर करवा दिया। अपने सैनिकों के साथ वहाँ आया और निहत्थे भीड़ पर फायर किया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो अहमदाबाद मिल कब हुआ? 1918। सबसे पहले याद रखिएगा कि 1917 वाला हुआ था चंपारण सत्याग्रह। प्रखंड हो या जिला जो है बिहार से हिला। सबसे पहले बिहार में ही गांधी जी का जलवा हुआ चंपारण में। कब? 1917 में। 1917 के बाद कहाँ गए? अपने घर गए। गुजरात के थे तो वहीं पे अहमदाबाद में 1918 वाला हुआ मिल आंदोलन हुआ। सूती मिल में जाके वहाँ पे किए, प्रोटेस्ट किए वहाँ लेबर के लिए, मजदूर के लिए। ठीक, तो 1917 हो गया। उसके बाद 1918, फिर 1918 में ही हुआ आपका खेड़ा सत्याग्रह। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। मतलब ये दोनों, अहमदाबाद मिल भी और खेड़ा, दोनों कब हुआ? दोनों हुआ 1918 में। इसमें खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के दिशा निर्देश पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकाल के करों के संग्रह के विरोध में किसानों का नेतृत्व किया। और 1919 में क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक,